अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एक बात आपको भी बता दूं कि हिंदू औरत खा कितनी पढ़ लिख जाए, खा वो पीएचडी की डिग्री हासिल करे, मगर वो अंदर से बेहद तोहम परस्त और जादू टोने ज्योतिष और इसी किस्म की दूसरी ज़ईफ़ एतक़ाद की परस्तार औरत होगी। ये तो हम परस्ती औरत के खून के साथ मिली हुई होती है। मैंने अहमदाबाद के 5 स्टार होटलों में, क्लबों और गली कूचों में बड़ी बड़ी प्रोफेसर टाइप हिंदू जैनी औरतों को जैन मत के अलिफ नंगे जोगियों के सामने बैठकर उनके मुंह में लड्डू और दही डालते अपनी आंखों से देखा है। मैंने तो मीनाक्षी को ऐसा शोभा दिखाया था कि शायद कोई दूसरा जोगी या साधु ऐसा शोभा ना दिखा सकता। वो मेरी तरफ अकीदत भरी नज़रों से देख रही थी। कहने लगी, गुरुजी, आपने जो कुछ बताया है वो बिल्कुल सही है। मैंने आज लाल रंग का जोंगिया पहना हुआ है और मेरी नाफ के नीचे 2-3 हफ्तों से एक फूड़े का उभार सा निकल आया है। मैं शर्म के मारे किसी को नहीं बताती। आप वाकई शिव देवता के भगत हैं। प्लीज़ मुझे कुछ और भी बताइए। मेरी नाव के नीचे जो फोड़ा बन रहा है उसका देवता शिव जी से पूछ कर कोई इलाज बताइए। अब तो डांस करते हुए मुझे यहाँ दर्द भी होने लगा है। आप ज़रा देखें। मीनाक्षी ने किसी शर्म महसूस किए बगैर साड़ी का पल्लू ऊपर हटाया और पेड़ पर साड़ी को नाव से भी नीचे तक खींच कर ले गई। मैंने देखा कि उसकी नाव से काफ़ी नीचे बाएं जानिब एक सुर्खी मैल उभार सा बना हुआ था। उस वक्त मैं हवाई मखलूक चंद्रिका की हवाई ताकत का मजीद कायल हो गया। मैंने उंगली से सुर्ख उभार को छुआ तो मीनाक्षी के मुंह से हल्की सी आवाज़ निकली, जैसे उसे दर्द महसूस हुआ हो। मैंने कहा, साड़ी ऊपर कर लो। उसने जल्दी से साड़ी ऊपर कर लिया और आजाना अंदाज में कहने लगी, प्लीज़ इसका कोई इलाज कर दें। यह फोड़ा बन गया तो मैं क्या करूँगी? मैं तो शर्म के मारे जीते जी मर जाऊंगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र न करो, मैं देवता शिव जी से बातें करूंगा। वो ज़रूर तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज बता देंगे। मीनाक्षी की खूबसूरत आंखों में आंसू आ गया। वो साड़ी के पल्लू से आंखें पूछते हुए बोली, अगर मैं बीमार हो गई तो मैं भारत की मशहूर डांसर कैसे बन सकूंगी? शिव जी महाराज को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर कहना कि वो मुझ पर कृपा कर दें और मुझे ठीक कर दें। अगरचा मेरा किरदार एक ज़बरदस्त तरबियत याफ्ता मुसलमान कमांडो की हैसियत से अब तक बेदाग रहा था और मुझे उसे बेदाग ही रखना था, लेकिन मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा। उस वक्त मीनाक्षी को अपने साथ लगाने की ज़बरदस्त ख्वाहिश मेरे दिल में पैदा हो गई थी और मैं एक लम्हे के लिए बेबस हो गया था। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, देवता शिव जी महाराज को मैं तुम्हारी प्रार्थना पहुंचा दूंगा और उनसे तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज, कोई उपाय भी ज़रूर पूछ लूँगा। तुम बेफिक्र रहो। मैंने उसे अलग करना चाहा तो वो खुद मुझसे लिपट गया और मेरे सीने पर सर रख कर बोली, मेरे गुरुदेव, मुझे अपने से अलग न करना। मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगी। तुम जो कहोगे करूंगी। मैंने फौरन अपने आप को संभाला क्योंकि मामला हाथ से आगे बढ़ने लगा था। उसे अपने से अलग किया और कहा, मीनाक्षी, तुम्हारी सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। शिव जी महाराज तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब वो और मैं दोनों हिंदी में बोलने लगे थे। मुझे अचानक याद आ गया कि चंद्रिका ने मीनाक्षी पर अपना असर कायम करने के लिए मुझे ये भी कहा था कि जिस रात तुम उसे मिलने जाओगे उससे पहली रात मैं उसके ख्वाब में आऊँगी और ये बात कहूँगी। मुझे चंद्रिका की वो बात याद आ गई। दूसरे रोज़ इस बात को ज़ाहिर करने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने मीनाक्षी की पीठ पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार भरे अंदाज में कहा, और हाँ, एक बात तो मैं कहनी भूल गया था। ये बताओ कि कल रात तुम्हारे ख्वाब में दरगाह माता आई थी? मीनाक्षी के हलक से मारे हैरत के हल्की सी चीख निकल गई। वो बेख्तियार होकर बोली, मेरे गुरुदेव, तुम तो अंतर्यामी हो। तुमको तो मेरे अंदर बाहर का, मेरे सोते जागते का सारा हाल मालूम है। फिर उसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और परेशान होकर कहने लगी, हाँ हाँ, दरगाह माता रात मेरे ख्वाब में आई थी। उसने एक ऐसी बात मुझे कह दी है जिससे मैं सारी रात परेशान रही हूँ और इसी परेशानी में सारा दिन घर में बैठी रही। मैंने मुस्कुरा कर कहा, दरगाह माता ने यही कहा था ना कि मीनाक्षी, तुम्हारा अगला जन्म लोमड़ी के रूप में होगा। फर्त अकीदत से मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गया। उसके होंठ कँपने लगे। बोली, हाँ, दरगाह माँ ने यही कहा था गुरुजी। ये माँ ने क्यों कहा? भगवान के वास्ते शिव जी से कहें कि मेरा अगला जन्म लोमड़ी के रूप में न हो। मैं सारी उम्र आपकी उभागी रहूंगी। मेरा ये तीर भी ठीक निशाने पर बैठा था।
मैंने उसे हौसला दिया और कहा, शांत रहो मीनाक्षी, तुम्हारा अगला जन्म लोमड़ी के रूप में नहीं हो गया। मैं शिवजी महाराज से कहकर तुम्हारे सारे पाप धुलवा दूंगा। मीनाक्षी कुर्सी से नीचे उतरकर मेरे पांव पर गिर पड़ी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर उठाकर दोबारा कुर्सी पर बिठाया। वो मेरे हाथों को बार बार चूमकर अपनी आंखों से लगा रही थी। इस छोटे से कमरे में अब मेरी नज़र सामने वाली दीवार की तरफ गई। तो मैंने देखा कि वहाँ दीवार में एक शेल्फ बना हुआ था जिसमें हर किस्म की शराब की बोतलें और शीशे के किस्म किस्म के गिलास पड़े थे। आगे एक छोटा सा काउंटर भी बना हुआ था। सारा डांस सेंटर की रेना लेनी देवी ने ऊंचे तबके के अयाश और मालदार बूढ़ों की अयाशियों का सारा इंतजाम वहां कर रखा था। वैसे भारत में शराब आम थी और ऊंची सोसाइटी के तकरीबन घर में हर वक्त मौजूद रहती थी। इतने में दरवाजे पर किसी ने हल्की सी दस्तक दिया। मीनाक्षी जल्दी से मुझसे अलग होकर अपनी साड़ी और बाल ठीक करने लगी। मैं पीछे हट गया। उसने अंग्रेजी में पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से रेना लेनी की आवाज़ आई, क्या स्वामी जी महाराज अंदर हैं? अभी रेना लेनी देवी ने मेरा कोई शब्द नहीं देखा था, लेकिन वो मेरी बातों से ही मुतासर हो गई थी। मीनाक्षी ने कहा, आ जाए मैडम अंदर, स्वामी महाराज अंदर ही हैं। उस वक्त मीनाक्षी ने मेरे आगे अपना हाथ खोल दिया था। रेना लेनी मुस्कुराती हुई हमारे करीब आ गई। मीनाक्षी ने कहा, मैं स्वामी जी को अपने हाथ की रेखाएं दिखा रही थी। रेना लेनी देवी भी कुर्सी खींच कर मेरे करीब आ गई और अपनी हथेली खोलकर मेरे आगे करते हुए बोली, प्लीज स्वामी महाराज मेरा हाथ भी देखें। मुझे खाक भी हाथ की रेखाएं देखनी नहीं आती थी। उस वक्त चंद्रिका भी मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मुझे उसके जिस्म और लिबास से उठने वाली लुबान की खुशबू नहीं आ रही थी। मैंने रेना लेनी को टालते हुए कहा, मैडम तुम्हारा हाथ फिर कभी देखेंगे। रेना लेनी ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी तुम्हारा दोस्त आया हुआ है। फिर हंस पड़ी। मीनाक्षी ने पूछा, चंद्रकांत? मैं चौकन्ना हो गया। ये वही चंद्रकांत था जिसके बारे में चंद्रिका ने मुझे बताया था कि मीनाक्षी उससे नफरत करती है, मगर यूं ही उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए उसके साथ प्यार का खेल खेल रही है। रेना लेनी देवी हंसती हुई बाहर चली गई। मीनाक्षी के चेहरे पर चंद्रकांत का नाम सुनकर नागवारी के जो तसरात उभरे थे वो अभी तक बरकरार थे। मैंने उससे पूछा, मीनाक्षी अगर तुम चंद्रकांत से नफरत करती हो तो फिर उसके साथ झूठी मोहब्बत का इजहार क्यों करती हो? मीनाक्षी आखिर फैशनेबल मॉडर्न तबके की लड़की थी। उसमें ऊंची सोसाइटी की तकरीबन सभी खामियां मौजूद थीं। मुझसे भी असल हकीकत छुपाने लगी। बोली, नहीं स्वामी जी, मैं उससे नफरत नहीं करती, बस मुझे वो पसंद नहीं है। मैंने उसका एक और खुफिया राज तश तश बम करते हुए कहा, अगर तुम मुझसे नफरत नहीं करती हो तो फिर तुमने अपनी जो एक खुफिया डायरी बना रखी है उसमें यह क्यों लिखा था कि मैं चंद्रकांत से नफरत करती हूँ और उसके साथ प्रेम का ड्रामा कर रही हूँ? मीनाक्षी पर हैरत का एक और हमला हुआ। वो आंखें खोले मेरा मुंह तकती रह गई। मैं मुस्करा रहा था। मैंने कहा, मुझे तो ये भी मालूम है कि तुमने अपने खुफिया डायरी का नाम प्रेम ग्रंथ रखा हुआ है। आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि जिस इंसान के इतने खुफिया राज खोल कर उसके आगे बयान कर दूंगा तो क्या वो मेरा मुती और मेरा मुरीद नहीं हो जाएगा? मीनाक्षी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो एक बार फिर मेरे कदमों पर गिर पड़ी। मैं उसे उठाने लगा तो वह मुझसे लिपट गया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अपने से अलग किया और कहा, चलो दूसरे कमरे में चलो, लोग क्या कहेंगे? मीनाक्षी ने अंग्रेजी में कहा, मैं लोगों की क्या परवाह करती हूँ मेरे स्वामी जी, मेरे गुरुदेव मेरे साथ बैठे हैं। इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की और क्या बात होगी? मगर मैं उसे अपने साथ दूसरे कमरे यानी हॉल कमरे में ले आया। वहाँ लड़कियां रक्स के तोड़ों पर पाँव थरका रही थीं। सोफे पर रेना लेनी के साथ एक मोटी तूंद वाला नौजवान बैठा था। वो उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, मगर पेट ज़्यादा उम्र के आदमियों की तरह बाहर निकला हुआ था। मीनाक्षी ने आहिस्ता से कहा, यही कम बखत चंद्रकांत है। मैं रेना लेनी के पास जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने चंद्रकांत के साथ भी मेरे बड़े ज़बरदस्त अल्फाज में तारुफ कराया और उसे बताया कि मैं जैन मत का बहुत बड़ा वरदान हूँ और स्वामी महावीर वर्धना का भगत हूँ और अमेरिका में 7 साल पढ़ता रहा हूँ। मेरे अमेरिका में 6 बरस तक पढ़ने वाली बात ने चंद्रकांत को ज़्यादा मुतासर किया। वह मुझसे अमेरिका के बारे में बातें पूछने लगा। मालूम होता था कि पहली फ्लाइट में अमेरिका जाकर किसी कॉलेज में दाखिल होना चाहता है, मगर उसे वीज़ा नहीं मिल रहा था। फिर उसने मीनाक्षी की तरफ देखा।
और कहा, मीना जी मैं तो आधे घंटे से तुम्हारे इंतज़ार में यहाँ बैठा हूँ। तुम स्वामी जी को अंदर हाथ दिखा रही थी। मीनाक्षी ने तीन कर कहा, तो मैं क्या करूं, भला मुझे बता कर आए थे। चंद्रकांत खामोश हो गया। लगता था कि उसे इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि आज अचानक मीनाक्षी इतनी बेरुखी क्यों दिखा रही है। कुछ देर देवी रेना लेनी के पास बैठने के बाद मैं जाने लगा तो मीनाक्षी भी जल्दी से उठ खड़ी हुई। कहने लगी, स्वामी जी मैं आपको आपके होटल ड्रॉप कर दूंगी। मैं उसके साथ साराभाई डांस सेंटर से बाहर आ गया। बाहर उसकी कीमती गाड़ी एक तरफ खड़ी थी। ये गाड़ी उसके बाप और राह के चीफ और मेरे टारगेट जीडी पांडे की थी। मैं खुद भी यही चाहता था कि मीनाक्षी मुझे छोड़ने मेरे होटल तक आया, क्योंकि मैंने अपने कमांडो स्पैंग मिशन का पहला मरला पूरा कर लिया था और अब मुझे अपना असल टारगेट यानी मीनाक्षी के बाप तक रसोई हासिल करनी थी। उसका भरपूर एतमाद हासिल करना था और इसके लिए मीनाक्षी से बात करनी और उसे इस्तेमाल लाना बहुत ज़रूरी था। मीनाक्षी मेरी ज़बरदस्त मोती हो चुकी थी। अब मैं चाहता था कि इताअत गुजारी और अकीदत का यही जज्बा इसके बाप जीडी पांडे के अंदर भी बेदार करूँ और इसके बाद राह के अहमदाबाद वाले हेड ऑफिस की सीक्रेट मिलिट्री सर्विस की फाइल के खुफिया राज अपने कब्जे में करना शुरू कर दूँ। यही मेरा असल मिशन था। गाड़ी मीनाक्षी खुद ड्राइव कर रही थी। शहर की कुशादा सड़कों पर खूब रोशनी हो रही थी। दूर नज़दीक शहर की ऊंची नीची इमारतों में भी रोशनियां झिलमिला रही थीं। मीनाक्षी अगर अपने बाप से मेरा तारुफ एक पहुंचे हुए जैनी भगत के रूप में करवाती है तो इसका उसके बाप पर इतना असर नहीं पड़ सकता था जितना असर इस तरह पड़ता कि अगर मुझे मीनाक्षी के बाप की भी एक दो खुफिया बातें मालूम होती इस बारे में सिर्फ चंद्रिका ही मेरी मदद कर सकती थी। गाड़ी ट्रेनर होटल के अहाते में दाखिल हुई तो मीनाक्षी ने कहा, स्वामी जी तुम मेरे साथ मेरे बंगले पर क्यों नहीं चलते। खाना हमारे साथ खाना। मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलाऊंगी। वो भी बड़े जैनी भगत हैं। मैंने कहा, मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझता मीनाक्षी। तुम्हारे पास तो मैं खुद चल कर आया था और सिर्फ इसलिए कि शिव जी ने मुझे ख्वाब में तुम्हारी शक्ल दिखा दी थी और तुम्हारे बारे में सारी राज की बातें बता दी थी और तुम्हारी शक्ल ख्वाब में देख कर ही तुम मुझे अच्छी लगने लगी थी। तुम्हारे साथ तो प्रेम मोहब्बत वाला मामला है। तुम्हारे पिताजी से मिलकर मैं क्या करूँगा। तुम घर जाओ। मीनाक्षी गाड़ी में मेरे साथ ही बाहर निकल गया। कहने लगी, स्वामी जी मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ जाऊंगी। मीनाक्षी मेरे साथ होटल के कमरे में आ गई। मैं उसे अपने कमरे में नहीं लाना चाहता था। इसकी वजह साफ ज़ाहिर थी कि मैंने उसको अपना जितना मोती और मुरीदनी बनाना था बना लिया था। उसका मोर्चा मैंने फतह कर लिया था। अब मुझे असल मोर्चे को फतह करना था। कमरे में आकर वो सोफे पर मेरे करीब होकर बैठ गई। वो जो कुछ मुझसे चाहती थी मुझे अच्छी तरह मालूम था, मगर मैं वो कुछ नहीं चाहता था। मैं जो उससे चाहता था वो उसे मालूम नहीं था। मैंने होटल सर्विस वालों को फ़ोन करके काफ़ी मंगवा लिया। हम काफ़ी पीते हुए बातें करने लगे। मीनाक्षी मुझसे अपनी ज़िंदगी के आने वाले हालात के बारे में हर किस्म के सवालात पूछ रही थी जिनके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। मुझे तो उसकी ज़िंदगी के बारे में सिर्फ इतना ही मालूम था जितना मुझे हवाई मखलूक चंद्रिका ने बताया था। मैंने तंग आकर उसे कहा, मीनाक्षी तुम अपना जीवन रेखा के बारे में जो कुछ मुझसे पूछ रही हो मुझे वो बताने की इजाज़त नहीं है, इसलिए मुझसे हर किस्म के सवाल मत पूछो। हाँ, इतना ज़रूर वादा करता हूँ कि जितनी मुझे इजाज़त मिलती रहेगी उतना मैं तुम्हें बताता रहूँगा। वो बोली, मगर स्वामी जी आप तो वापस दिल्ली चले जाएंगे, फिर मैं क्या करूँगी। मेरा यहाँ कौन होगा जो मुझे सारी बातें बताएगा। मैंने कुछ सोच कर कहा, इसकी तुम फिक्र न करो। अभी मुझे अहमदाबाद में काफ़ी दिन ठहरना है, कई मंदिरों की यात्रा करनी है। हो सकता है मुझे महावीर का चिल्ला भी काटना पड़े, जिसमें कम से कम 6-7 महीने लग जाएंगे। मैंने अहमदाबाद में अपने तवील क़याम के लिए ज़मीन हमवार करनी शुरू कर दी थी। वो कुछ मुतमईन हो गई। स्वामी जी प्लीज़ शिव जी भगवान कोई मंत्र पढ़कर मेरे फोड़े वाली बाहर पर फूंक दें, मैं अच्छी हो जाऊंगी। मैं शिव जी भगवान से तुम्हारे रोग का इलाज ज़रूर पूछूंगा, वादा करता हूँ। मीनाक्षी इसके बाद जिद करने लगी कि मैं उसके साथ उसके घर जाऊँ और खाना उसके साथ खाऊँ। मैं तुम्हें पिताजी से भी मिलूंगी। वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। वो खुद जैन धर्म के बड़े विद्वान हैं। तुमसे मिलकर बड़े खुश होंगे। मैंने अपने दिल में कहा कि भोली लड़की, मेरा असल टारगेट तो तुम्हारा बाप ही है। तुम्हारे बाप को मैं इस तरह नहीं मिलूंगा। मैंने मीनाक्षी से कहा, आज नहीं
फिर किसी रोज़ तुम्हारे घर ज़रूर जाऊंगा, तुम्हारे पिताजी से भी मिलूंगा। तुम मुझे अपने घर का फ़ोन नंबर दे दो। मीनाक्षी ने पर्स में से छोटी सी डायरी निकाल कर उसके वर्क पर कोई टेलीफोन लिखा, वर्क पढ़ कर मुझे दिया और कहा कि ये मेरे बेडरूम में लगे हुए टेलीफोन का खास नंबर है। अगर मैं ना भी हूँ तो जो पैगाम आप देंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा। आपके कमरे का नंबर मैंने लिख लिया है। अब मैं चलती हूँ, कल फ़ोन करूँगी। अंग्रेजी में बात करते वक्त तो आप जनाब के अल्फाज नहीं आते, मगर मीनाक्षी जब हिंदी में मुझसे बात करती है तो कभी मुझे आप कहकर और कभी तुम कहकर मुखातिब करती है। ये बात उसके दिल की जज्बाती कफियत की अक्कासी करती थी। वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मैं उसे छोड़ने दरवाजे तक आया। दरवाज़ा खोलने से पहले वो मेरे कदमों में झुक गया, मेरे पाँव छुए, फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर अपने सीने से लगे और दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल गया। मैंने दरवाज़ा बंद करके गहरा सांस लिया और सोफे पर आकर अपने आप को गिरा दिया। मुझे भूख महसूस हो रही थी। मैंने सर्विस वालों को फ़ोन करके कहा कि एक वेजिटेरियन खाना ऊपर भिजवा दो। खाना खाने के बाद मैंने कॉफ़ी पिया और घड़ी पर वक्त देखा, रात के 9 बज रहे थे। मैंने उसी वक्त फ़ोन सर्विस को कॉल करके कहा कि मुझे टेलीफोन की डायरेक्ट लाइन दीजिए। फ़ोन सर्विस वालों ने मुझे एक नंबर बताया कि ये नंबर 2 बार घुमाया, टेलीफोन डायरेक्ट हो जाएगा। मैंने ऐसा ही किया, फ़ोन की लाइन डायरेक्ट हो गई। मैंने करीम भाई का खुफिया नंबर डायल किया। दूसरी बार घंटी बजी, फिर करीम भाई ने फ़ोन उठाकर कहा हेलो। मैंने कोड अल्फाज में अपना नाम बताया और अपनी मुहिम के बारे में उसे खुशखबरी सुनाई कि मैंने पहला मोर्चा फतह कर लिया है, अब असल टारगेट की तरफ बढ़ रहा हूँ। करीम भाई ने गैर जज्बाती आवाज़ में बड़े सुकून के साथ कोड अल्फाज में जवाब दिया कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है और बार बार फ़ोन न करूँ, फ़ोन सिर्फ अशद ज़रूरत के वक्त करूँ। करीम भाई ने फ़ोन बंद कर दिया। हम कोड अल्फाज में बात कर रहे थे। अगर कोई दूसरा आदमी हमारा फ़ोन सुन भी लेता तो वो यही समझता कि हम अहमदाबाद में चल रही हिंदुस्तानी फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी करीम भाई ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोहतात रहने और कम से कम फ़ोन पर बात करने की हिदायत की थी और मैंने उसकी हिदायत पर अमल करने का फ़ैसला कर लिया था। मैं इसके बाद अपने कमरे में ही रहा। मेरे पास होटल में मज़ीद एक रोज़ काम करने के पैसे थे। मैंने सोच लिया था कि कल करीम भाई से किसी वक्त मुलाकात करके उससे मज़ीद कुछ रकम लूँगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि राज सीक्रेट एजेंसी के चीफ तक मुकम्मल तौर पर रसाई हासिल करने में अभी मज़ीद 4 दिन लग जाएंगे और मुझे होटल में इतने दिन ठहरना पड़ेगा। रात के 11 बजे तक मैं अपने बिस्तर पर लेटा अंग्रेज़ी अखबार का मुताला करता रहा। असल में मुझे हवाई मखलूक चंद्रिका का इंतज़ार था। मैं उससे राह के चीफ मिस्टर पांडे की ज़िंदगी के कुछ खुफिया राज मालूम करना चाहता था। रात के 12 बज गए मगर चंद्रिका ना आई। मैं समझ गया कि उसे मीनाक्षी के साथ मेरा बेतकल्लुफ़ होना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो नहीं आ रही। ज़रूर वो मुझसे नाराज़ है। मैं परेशान होने लगा क्योंकि चंद्रिका से मुलाकात बड़ी ज़रूरी थी। मिस्टर पांडे पर अपना एतमाद बहाल करने के लिए उसकी ज़िंदगी के 2 खुफिया राज मालूम करने बहुत ज़रूरी थे। इसके बगैर मैं एक कदम भी आगे नहीं उठा सकता था। मैंने 2-1 बार कमरे की फ़िज़ा सूंघने की कोशिश की, मगर चंद्रिका के जिस्म से उठने वाली लोबान की खुशबू का दूर दूर तक निशान नहीं मिल रहा था।